चलो तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स का डिग्रेडेशन और पेस्टिसाइड्स के साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास और हैं। एक तो बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, दूसरा बायो मैग्निफिकेशन एंड लास्ट वन इज जीनोबायोटिक्स। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं जिनको अभी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पेस्ट का नाम सुना होगा। पेस्ट उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। एक टर्म है, एक नॉर्मल सा टर्म दिया गया है पेस्ट। तो पेस्ट उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो किसी भी तरीके से हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको डैमेज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकली डैमेजिंग और क्रॉप्स, ठीक है। अब जो हमारे एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं वो प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं जिनका अल्टीमेटली वर्क क्या है कि क्रॉप यील्ड्स को रिड्यूस करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए तो वीड है, ये प्लांट पेस्ट है, ठीक है। मॉस्किटोज हैं, इनको हम लोग इंसेक्ट पेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है माइस है, उसको रोडेंट पेस्ट बोल सकते हैं। तो पेस्ट कोई ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं है, पेस्ट ह्यूमंस ने ही नाम दिया हुआ है उन इंसेक्ट्स को, उन चीज़ों को जो हमारी क्रॉप यील्ड्स को बर्बाद कर दें या क्रॉप यील्ड्स को कम कर दें, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टर्म विच इज़ ओनली यूज्ड इन रेफरेंस विद द ह्यूमन विशेस, कह सकते हैं, ठीक है। तो सभी हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर स्पेशली, अगर सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए तो या तो वो प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, विद इन द फूड वेब या फूड चेन कह लो। तो ये या तो प्रोड्यूस करते हैं या तो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लिए सबसे बड़ी जो एक टास्क आता है वो ये है कि इन जो पेस्ट हैं जो हमारी क्रॉप यील्ड्स को बर्बाद कर रहे हैं, इनको हम लोग कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो इंसेक्ट्स आर समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ सीरियस पेस्ट, ठीक है, इन द फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री। तो जब प्लांट किसी तरीके का कोई क्रॉप लगाता है तो उसके साथ साथ वो क्रॉप जो लगाता है, जो प्लांट करता है, उसके साथ साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो एक आइडियल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहा है, किसके लिए? पेस्ट के लिए, जिससे कि वो पेस्ट उस क्रॉप्स पे सरवाइव कर सकें। और जब वो सरवाइव करते हैं उन चीज़ों पे, तो अल्टीमेटली हमारे क्रॉप की यील्ड जो है वो लेस हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है पेस्ट की, तो पूरी तरीके से हमारी जो फसल होगी, हमारा जो क्रॉप होगा वो बर्बाद कर देगा, पूरी तरीके से इसकी यील्ड जो होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब टर्म के लिए ये जो अभी मैंने बताया पेस्ट, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया रामबाण इलाज जिसको कहते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स are, we can say that it is one of the most common ways to control or eliminate the pest, ठीक है, with the help of poison that is able to kill the pest, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहीं से इसी टर्म से अभी कोरिलेट होगा तुम्हारा बायोअक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन और जीनोबायोटिक्स, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? किल करने का काम करते हैं पेस्ट को, जो हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉप्स वगैरह में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पेस्टिसाइड, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स वी आर कॉमनली यूजिंग। फॉर एग्जांपल अगर हर्बिसाइड्स की बात करी जाए तो दे आर यूज टू किल द प्लांट्स, प्लांट पेस्ट, जैसे कि वीड मैंने बात करी थी, दे आर यूज टू किल द प्लांट पेस्ट। On the other hand, the other pesticides includes insecticides, इंसेक्ट्स के लिए, रोडेंटिसाइड्स,
स्पेलिंग तुम देख लेना, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। रोडेंटिसाइड्स एज वेल एज फंजीसाइड्स या फंगीसाइड्स बोल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, sometimes we also use molluscides for killing the snails as well as fishes. molluscides या pesticides बोलते हैं, जो कि तुम्हारे स्नेल्स और फिशेस को किल करने के लिए होती हैं, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, बता रहा हूँ। ठीक है। अब जब पेस्टिसाइड्स का हम अपने इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स के लिए, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है पेस्टिसाइड्स के साथ, इट इज दैट वंस इट इज अप्लाइड टू द क्रॉप्स, दे वेरी ग्रेटली या दे वेरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द एनवायरमेंट। बहुत दिनों तक ये हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं ये पेस्टिसाइड्स, और वी कैन से दैट विच रिमेन्स एक्टिव इन द environment, which remains active in the environment for a very long period of time, ठीक। अब जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनको हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम तक रहती हैं, डिग्रेडेशन उनका जल्दी होता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, जब तुम लोग फ्रूट्स वगैरह लेकर के आते हो मार्केट से, तो उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं फ्रूट्स को पकाने के लिए, या दूसरे तरीके के केमिकल्स यूज़ होते हैं, या मान लिया जो तुम नॉर्मल अनाज भी खरीद के लाए हो अगर मार्केट से, तो होता क्या है कि उसको लोग ये कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई हमको धो करके सारी चीज़ें इंटेक करनी चाहिए, खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स उस पर लगी हुई है, या जो भी उस पर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, जो केमिकल की लेयर बनी हुई है, वो अल्टीमेटली जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जा कर के डिपॉजिट हो जाती है। हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके, तुरंत तो इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके डिपॉजिट होती रहती है, जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। समझ रहे हो? आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो भाई, प्लांट को अगर हमें लगाना है, हमें क्रॉप्स लगाने हैं, तो इंसेक्ट से बचाना है, रोडेंट से बचाना है, तो उसके लिए हम लोग केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी पेस्टिसाइड्स हैं, जो ड्रग हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजन्स कह लो कॉमन टर्म में, पॉइजन्स हो सकते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, पॉइजनस इन नेचर होती हैं, ठीक है, जिनका इनटेक हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जो अल्टीमेटली हम अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे एनवायरनमेंट में रह जाती हैं ये पेस्टिसाइड्स, ठीक। इंक्लूडिंग we can say that some of the very long lived pesticides persist for many years in the environment, ठीक है। एंड सम ऑफ द अदर पेस्टिसाइड्स आर शॉर्ट लिव्ड भी होती हैं, लॉन्ग लिव्ड भी होती हैं, ठीक है। मीन्स इट इज द टाइम पीरियड बिफोर देयर डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इन जनरल, coming about to the coming to the characteristics of the pesticides in general, pesticides that are obtained from the natural resources are less persistent, ठीक है, कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। अब सिंथेटिक है तो चीज़ें, सिंथेटिक का मतलब ये है कि भाई डिग्रेड करने में परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो the pesticides which we are going to use vary widely in number of species they are able to control. A very broad spectrum of pesticides are toxic to number of range of species. A very broad range of pesticides are toxic to a wide number of species, ठीक है। और इसमें से कुछ ही अमाउंट है, जैसे ब्रॉड कैटेगरी है, ज़्यादातर हमारी जो
ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी टॉक्सिक होंगी। कुछ ही जो होंगी, कुछ ही पेस्टिसाइड्स ऐसी होंगी जो नॉन टॉक्सिक होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पेस्टिसाइड इज DDT। ठीक है। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो। एक मिनट, ये मेरी पेन ही बंद हो जा रही है, बता रहा हूँ। हाँ, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, DDT। बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये तुम्हारा एग्जाम्पल्स में बहुत पूछा जाता है पेस्टिसाइड्स के, DDT के बारे में। ठीक है। And it is toxic to a very large number of insect species. This DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane। ठीक है। तो ये तो खैर एक कॉमन बात हो गई पेस्टिसाइड्स के बारे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि पेस्टिसाइड्स जो होती हैं ये वर्क कैसे करती हैं। तो दे बेसिकली वर्क बाय कॉजिंग द फिजिकल और बायोलॉजिकल हार्म, फिजिकल हार्म और बायोलॉजिकल हार्म, बायोलॉजिकल हार्म टू व्हाट, टू द पेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो आइदर ये फिजिकली हार्म करेंगी, आइदर ये बायोलॉजिकली हार्म करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स में इंटरफेयर विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस एंड कॉज डैमेज टू वाइटल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीड्स की बात करी जाए तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये वीड्स पे किस तरीके से अटैक करेंगी। कुछ ऐसी पेस्टिसाइड्स हैं जो इनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इफेक्ट करेंगी, जिससे कि ये फूड ही नहीं बना पाएंगे, खाना ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वीड्स को किल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। कुछ ऐसी पेस्टिसाइड्स होती हैं विच आर डिलीवर्ड बाय कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनका कॉन्टैक्ट होना तुम्हारे ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी है, जो भी एक पेस्ट है। जैसे बहुत सारे स्प्रे हैं, स्प्रे का एक एग्जांपल ले लो। अगर स्प्रे से हम किसी चीज़ को मारते हैं तो वो क्या करता है, वो जा करके कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट मेथड के थ्रू होता है। ठीक है। अब अल्टरनेटिवली, एन अल्टरनेटिव पार्ट अदर देन द कांटेक्ट मेथड is some of the pesticides are indirectly applied. It is an indirect approach. For example, herbicides can be sprayed on the soil and taken up through the roots of the weeds. जैसे हमारे पास जो प्लांट है, जो वीड है, मान लिया जो प्लांट ग्रो किया हुआ है, तो हर्बिसाइड्स क्या करेंगी, हर्बिसाइड्स इन पे अटैक नहीं करेंगी, ये इनडायरेक्ट अप्रोच लेकर के चलेंगी। इसका मतलब ये हम इसको सॉयल में स्प्रे करते हैं और सॉयल से ये इनटेक करी जाती हैं प्लांट्स के द्वारा, और अल्टीमेटली ये प्लांट्स को किल कर सकती हैं, करती हैं। ठीक। इंसेक्टिसाइड्स की बात करी जाए, इंसेक्टिसाइड्स की बात करी जाए तो दे कैन बी स्प्रेड ऑन द प्लांट, दे कैन बी sprayed on the plant so that they can be consumed by the insects, जिससे कि इंसेक्ट्स जो है उनको खा लें। ठीक। So a very common term, pesticides have helped number of farmers to reduce their crop damage from number of pests and increase the food production. सबसे पहली चीज तो it will reduce crop damage and it will increase the food production.
ठीक है. Number of pesticides are also we can say that are also helped in controlling the population of the biting insects such as mosquitoes that are responsible for spreading various kind of diseases. ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. अब पेस्टिसाइड्स ये तो हो गई अच्छाई पेस्टिसाइड्स की कि पेस्टिसाइड्स में क्या अच्छाइयाँ होती हैं. अब पेस्टिसाइड्स के साथ में लिमिटेशंस क्या हैं या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं. ठीक है, तो along with such benefits that are resulting in more food and better health of some plants, pesticides uh, uh, we can say that pesticides may cause number of adverse effects also and are very harmful for the environment. ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि भाई कहाँ कहाँ किस जगह पे तुम्हारी किस तरीके से तुम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हो. बहुत बहुत जगह पे पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं तुम लोग ने देखा होगा, एरोसॉल्स या स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स पे विद द हेल्प ऑफ तुम्हारे जो प्लेन्स होते हैं, छोटे स्मॉल प्लेन्स होते हैं, उनसे अगर लार्ज एरिया ऑफ फील्ड है तो उस पर खेतों में ऊपर से ही स्प्रे किए जाते हैं एरोसॉल्स के फॉर्म में. ठीक है, एरोसॉल्स मतलब एयर और वाटर का मिक्सचर. ठीक, अब जब एरोसॉल्स के फॉर्म में ये दिए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, तो इस मोड के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि टारगेट स्पीशीज पे पहुंचने से पहले, ठीक है, ये एयर और लैंड के पास भी पहुंच जाते हैं. जो हमारा ओपन एयर है या ओपन लैंड है वहाँ पे भी पहुंच जाते हैं और अल्टीमेटली हमें हार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक, तो वी कैन से दैट द मेजर ड्रॉबैक्स इंक्लूड sources as a sources of pollution also. They are causing the pollution to the soil, to the air as well as to the water. ठीक है, इसके साथ साथ जिनको हमने मारने भेजा है पेस्टिसाइड्स को, उनको तो मारेंगे ही उन इंसेक्ट्स को, उसके साथ साथ उनके जो भाई बंधु हैं जो हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं उनको भी किल कर देते हैं. मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग दोज इंसेक्ट्स ऑल्सो विच आर नॉट हार्मफुल टू अस. ठीक, जैसे तुम्हारी बर्ड्स हो गई, ठीक है, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो गए. तो इस तरीके से हमारा जो है पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट होता है. अब देखो, ये हो गई हमारी पेस्टिसाइड्स की बात. अब फिलहाल हमारे पास एक टर्म है जो कह सकते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ. बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन. तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है? किसी भी टॉक्सिक चीज़ का फूड चेन के थ्रू एब्जॉर्ब होना. ठीक है, जैसे मान लिया अगर हम पेस्टिसाइड्स की ही बात करें या किसी दूसरे केमिकल की बात करें तो एक पूरी की पूरी फूड चेन होती है. ठीक है, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कॉमन तौर पे, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस कंज्यूम कर लेंगी, खा लेंगी. जो फिशेस हैं उनको जो बड़ी फिशेस हैं वो खा लेंगी. ठीक, अब बड़ी फिशेस को आइदर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेगा या ह्यूमंस कंज्यूम कर लेंगे. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो टॉक्सिक कंपाउंड है ये इस एक्वाटिक प्लांट से ट्रेवल कर रहा है फिशेस से बिग फिशेस, उसके बाद ऑर्गेनिज्म से, और एक्यूमुलेट कर रहा है. ठीक है,
तो इसी टर्म को बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक, टॉक्सिक केमिकल्स का एक्यूमुलेट होना या बायोमैग्निफिकेशन कब कहते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 3 से 4 प्लांट्स हैं, इनको फिशेज ने खा लिया, नंबर ऑफ फिशेज ने खाया। ठीक, जब इसको ये खाई फिशेस, तो इसमें इसका कंसंट्रेशन जो है इस केमिकल का, इस कंपाउंड का बढ़ गया। जब इनको बिग फिशेज ने खाया तो इसमें कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। मान लिया इसमें 20% था, इसमें 40% हो गया, इसमें 60% हो गया, और हमारे तक आते आते 90% कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो ये भैया जो ये टॉक्सिक कंपाउंड है, ये जो टॉक्सिक केमिकल है, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है जिसको हमें नहीं कंज्यूम करना था, इसको हमने जाने अनजाने में कंज्यूम कर लिया। ठीक, और इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई विद द हेल्प ऑफ द फूड वेब और फूड चेन। तो इसी लेवल की इंक्रीज को, इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, जैसा कि तुम्हारा नाम बता रहा है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मैग्नीफाई करना, एनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना किसी चीज का। तो ये ओवरऑल हमारा हो जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक, अब यहां पे बात आती है जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जीनोबायोटिक्स तुम्हारा। ये जो टर्म है ये हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब फॉरेन कंपाउंड। ठीक है, मीन्स इट इज द कंपाउंड विच इज स्ट्रेंजर टू आवर बॉडी, और फॉरेन कंपाउंड टू आवर बॉडी। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जीनोबायोटिक्स फिर से एक बार सुन लो, वो बाहर से लिए हुए कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस होते, जो हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं फूड वगैरह से। ठीक है, स्पेशली फूड वगैरह से, स्पेशली विद आवर कंजम्पशन। ठीक, तो ये जीनोबायोटिक्स बाहरी कंपाउंड हैं जिनको हम लोग अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं। ठीक, अब दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स इंक्लूडिंग दैट pharmacological responses, causing toxicity, various types of immunological responses, as well as cancers. ठीक है, these are the major effects which are caused by the xenobiotics. ठीक है, ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट है कि भाई जीनोबायोटिक्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्या इफेक्ट कॉज करती हैं। ठीक है, तो अब जीनोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो दे कैन बी 2 टाइप्स, एक्सोजेनस एज वेल एज एंडोजेनस। ठीक, exogenous denotes the xenobiotic or the foreign molecule which are not normally ingested or utilized by the organisms. ठीक है, but they are gained through the dietary food products, means their source is, their ingestion is indirect. हम अनजाने में लेते हैं, हम जानबूझ के नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी से कि जाओ भाई आधा किलो जीनोबायोटिक ले आओ मार्केट से, हमें खाना है, ऐसा नहीं होता। जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी में जाने अनजाने में जो जीनोबायोटिक प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक, और इन केस ऑफ फूड स्टफ्स और इन केस ऑफ सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो।
ठीक, और ड्रग्स विच आर यूजिंग फॉर आवर पर्पस, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस। ठीक है, किसी भी थेरापेटिक कॉज के लिए हम कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके का खाना खा रहे हैं, ठीक, या हम जीनोबायोटिक्स को नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। ठीक, तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोजेनस जीनोबायोटिक्स आर ड्रग्स, foods, food, not foods, food additives, ठीक, pollutants, insecticides, as well as chemical carcinogens। ठीक है, ये हमारे हो गए एक्सोजेनस। ध्यान देना इस चीज पे, एक्सोजेनस जो हम लोग बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम लोग जाने अनजाने में बाहरी चीजों से कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज, सिर्फ एक्सोजेनस ही नहीं होते जीनोबायोटिक्स, एंडोजेनस भी होते हैं। एंडोजेनस मतलब, एंडो का मतलब अंदर होता है, एंडोजेनस दे आर बेसिकली नॉट द फॉरेन सब्सटेंसेस। एक तो कॉमन टर्म हमने बोला था जीनोबायोटिक्स के लिए कि फॉरेन सब्सटेंसेस कहते हैं, बट इन केस ऑफ एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स दे आर फॉरेन नॉट द फॉरेन सब्सटेंसेस but have effects similar to the exogenous xenobiotics। हमारी बॉडी में ही रहते हैं, ठीक है, बाहर से हम नहीं ले रहे हैं, बट दे हैव सिमिलर इफेक्ट्स एक्सोजेनस xenobiotics। ठीक है, एंडोजेनस बाहर से नहीं कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में ही रहते हैं, अभी बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो एक्सोजेनस xenobiotics के जैसा ही होता है। अब नॉर्मली भाई अगर मैं सांप की बात करूं तो तुम किसी भी वैरायटी का सांप ले लो, उसका काम है काटना, तो वो काटेगा, ठीक है, कितना भी हो खूबसूरत हो, कितना भी अच्छा हो, उसको तुम सोचो कि नहीं ये नहीं काटेगा, तो लेकिन काटेगा क्योंकि वो सांप है। तो एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स हैं तो जीनोबायोटिक्स, तो उनका इफेक्ट्स जो होंगे वो इट वेरी सिमिलर टू एक्सोजेनस जीनोबायोटिक्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है एक्सोजेनस जीनोबायोटिक्स और एंडोजेनस जीनोबायोटिक्स में? एंडोजेनस की हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, एंडोजेनस की हम बात कर रहे हैं तो दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, they are synthesized inside our body। This term is important, this term is differentiating the whole endogenous xenobiotic term from the exogenous xenobiotics। ठीक, आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही? ठीक है, चलो। तो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बोर्ड नहीं दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है, तो इन दोनों में भाई डिफरेंस यही होता है कि एंडोजेनस जो है हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, एक्सोजेनस जो है वो बाहर के फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, ड्रग वगैरह से हम लोग खा रहे थे, ले रहे थे। ठीक, तो एंडोजेनस दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी और दे आर प्रोड्यूस्ड एज मेटाबोलाइट्स ऑफ वेरियस processes inside our body, various process inside our body। ठीक, and the most common example of the endogenous xenobiotic is bilirubin।
या बाइल। बिलिरुबिन का नाम सुना होगा, जिनको जॉन्टिस हुआ होगा वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बिलिरुबिन क्या होता है। ठीक है। दूसरा बाइल, ये भी जीनोबायोटिक का काम करते हैं। बाइल एसिड्स, सम काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है, और सर्टेन फैटी एसिड्स also act as endogenous xenobiotics। आई होप क्लियर हो गया होगा xenobiotics क्या होता है। जीनो का मतलब बाहरी, स्ट्रेंजर, बायोटिक्स हमारा नॉर्मल बायोटा टर्म से लिया गया है। ठीक। अब देखो xenobiotics के बारे में तुम लोगों ने जान लिया। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जब इतना सब कुछ हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रही है तो इनको हम लोग अलग क्या कैसे करें, कि मतलब किस तरीके से हम हमारी बॉडी इसको डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी कैसे इसको रिमूव करती है जीनोबायोटिक्स को। ठीक है। तो एक तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म। जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म, दो फेज की रिएक्शन होती है, फेज 1 और फेज 2। ठीक। तो बेसिकली द मेटाबॉलिज्म ऑफ द xenobiotics occurs in two major phases, phase 1 and phase 2। phase 1 is including वही पुरानी कहानी, वही सारे जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते थे किसी चीज़ को डिटॉक्सिफाई कराने में। जैसे हमने बताया था बायोरेमेडिएशन के केस में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं कि डिटॉक्सिफाई कर पाएँ। आइदर उनको पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, आइदर लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो द मेजर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फेज 1 is hydroxylation reaction। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। एंड in addition to the hydroxylation reaction there are a wide range of reactions also, they are also present, such as deamination। बहुत सारे कॉमन टर्म्स हैं, ये सब तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। deamination, dehalogenation, desulfuration, peroxygenation, epoxidation, as well as reduction। ठीक है। तो these are the reactions which are involved in, these are the major reactions which are involved in the phase 1 metabolism of xenobiotics। ठीक। दो फेज में कन्वर्जन होता है, देखो फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हमारा जो xenobiotic है वो किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक। फेज 2 में फर्दर बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करती है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस है, जैसे बायोकॉन्जुगेशन वगैरह हो गया, जो आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो दो स्टेप में ये पूरा इनकी कहानी ख़त्म करी जाती है xenobiotics। ठीक है। तो चलो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको स्पेशली देख लेना, जितना आसान शब्दों में हो सकता था मैंने बता दिया है, तो इसको देख लेना। ये xenobiotics बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। इन फ्यूचर भी अगर तुम जाते हो, अभी भी पूछा जाता है तुम्हारे नेट के पेपर में, गेट के पेपर में, सारी जगहों पे ये तुम्हारा xenobiotics वगैरह और xenobiotics मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी भी आते हैं।